मुख्यमंत्री कल्वा-कुंतला चंद्रशेखर राव ने दशहरा उत्सव के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की संस्कृति जीवन शैली में दशहरा का विशेष स्थान है। विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा उत्सव पूरे देश में विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि दशहरे के दिन परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा होते हैं, समूह के रूप से सभाड़ा मानते हैं, जो तेलंगाना समुदाय की एकता का प्रमाण है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है, तेलंगाना क्षेत्र के लिए शमी पूजा करना और जामी पत्ता को सोने के रूप में लेना और अलाई बलाई लेना विशेष है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस तेलंगाना के लिए संघर्ष किया गया, उसके अस्तित्व को बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए विजयादशमी की भावना से निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। वहीं सीएम केसीआर ने देवी दुर्गा से प्रार्थना की कि वे सभी लोगों को आशीर्वाद दे और सभी लोगों को खुशियां प्रदान करे, ताकि तेलंगाना को स्वास्थ्य सफलता मिले। हरीश राव ने जल विहार बीआरएस पार्टी प्रचारकों और रूम प्रभारी को मुलाकात की। हरीश राव ने पार्टी प्रचारकों और वॉर रूम प्रभारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैश्विक प्रचार कर रही है। सर्वे कहते हैं तो मुख्यमंत्री केसीआर तीसरी बार सत्ता में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक योजना के तहत आगे बढ़े। उन्होंने नेताओं को दृढ़ता से घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने की सलाह दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे 2009 के चुनाव घोषणा पत्र की एक भी बात लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। लोगों को बीआरएस पार्टी की योजनाओं के बारे में बताएं कि तांडो को पंचायत और बनाएंगे और सूखी जमीन की समस्या का समाधान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के टिकट की कमी के कारण पार्टी से इस्तीफा देने वाले जगदीश्वर राव को पूर्व मंत्री जन्ना रेड्डी ने मना लिया और फिर से पार्टी में शामिल करा लिया। उन्होंने केसीआर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा, भले ही उन्हें पता था तेलंगाना राजनीतिक रूप से खो जाएगा, फिर भी उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए राज दे दिया। जन्ना रेड्डी ने कहा, कांग्रेस ने राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वन अधिकारी कानून लाकर आदिवासियों की रक्षा के लिए कदम उठाया है। वह किसानों का कर्जा माफ करने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है, लेकिन अभी तक बीआरएस ने 2 घोषणा पत्र में कर्ज माफी के मुद्दे पे अमल नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिष्ठा गांधी शांति पुरस्कार से जुड़ी नामांकित सदस्य के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यालय ने इस आशय का एक बयान जारी किया है। 1995 में गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार नामक से एक पुरस्कार की स्थापना की है। इस पुरस्कार के तहत करोड़ों रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और एक हथकरघा वस्तु प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री जूरी की अध्यक्षता करेंगे। एमएलसी के कविता महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित होने वाले बतुकम्मा समारोह में शामिल होंगी। कविता प्रवासी भारतीयों की तेलंगाना लड़कियों के साथ भाग लेंगी, जो शहर के पुंजल मैदान में बतुकम्मा उत्सव में भाग लेंगी। वे शाम 5 बजे शहर के दत्तावाड़ा से शुरू होने वाली बतुकम्मा शोभा यात्रा में भाग लेगी। कविता बतुकम्मा समारोह में भाग लेने के लिए शाम 6 बजे अक्कलकोटा रोड पर पुंजल मैदान पहुंचेंगी। बीआरएस नेता नागेश वाल्या और दशरथ गुप्ता ने कहा कि बतुकम्मा उत्सव के लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है। गजवेल विधानसभा क्षेत्र में इस बार केसीआर ने बनाम इटेला के बीच चुनावी जंग होगी। केसीआर को व्यक्तिगत रूप से चुनौती देने वाले इटेला राजेंद्र ने काफी समय पहले घोषणा की थी कि वो इस बार केसीआर को चुनौती देंगे। उन्होंने स्वाभिमान के बीच लड़ाई लड़ने की चुनौती दी है। गजवेल निर्वाचन क्षेत्र के कई गांव में मोदेरा सहित बीसी वर्ग के लोगों ने खुले तौर पर घोषणा की है कि वे इटेला राजेंद्र के समर्थन में खड़े होंगे। 2 दिन पहले केसीआर खुद मैदान में उतरे और अपनी ही पार्टी के नेताओं और कई गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और टिप्पणी की कि अपनी कृपा से कितनी बहुमत मिलेगा। केसीआर की तरह इटेला राजेंद्र भी अपने निर्वाचन क्षेत्र से हुजूराबाद के साथ साथ गजवेल से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री निरंजन रेड्डी ने आलोचना की है कि कांग्रेस शासन में कर्नाटक अंधेरे में डूबा हुआ है, पार्टी की गारंटी उड़ रही है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर कर्नाटक पे असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपमान और तानों का सम्मान करते हुए तेलंगाना से लड़ाई की और जीत हासिल की है और प्राप्त और राज्य की कृष्णा गोदावरी के पानी को विलास की ओर मोड़ दिया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में चंडी होम का आयोजन किया।
हैदराबाद में उनके आवास पे चंडी होम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें दत्तात्रेय की बेटी बंडारू विजया लक्ष्मी और डॉक्टर जिग्नेश रेड्डी दंपति ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती तालुका के अंतर्गत गोजू बावी गांव के पास एक निजी विमान एकेडमी का एक परीक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना में प्रशिक्षु पायलट और प्रशिक्षक घायल हो गए हैं। बारामती इंस्पेक्टर प्रभाकर मोरे ने कहा है कि रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी का परीक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पता चला है कि हादसे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और घटना की जांच की जा रही है। ये दूसरी बार है जब किसी निजी विमान एकेडमी का विमान 4 दिनों के अंतराल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहीं 19 तारीख को कफ्ताल गांव में एक परीक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट घायल हो गया। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास राज ने कहा है, चुनावी व्यवस्था में लगातार प्रयास के बावजूद अभी भी अधूरापन छाया हुआ है। उन्होंने बताया कि लोगों और राजनीतिक दलों की ओर से यहाँ-वहाँ शिकायतें आ रही है, भले ही वे छोटी छोटी क्यों ना हो मगर गंभीर है। सीईओ ने ईआरओ और आरओ और विधायनी चुनाव ड्यूटी पे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक दिवसीय मीडिया समीक्षा की है। इसमें डीजीपी अंजनी कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुझाव दिया है, जब किसी भी संपत्ति को निरीक्षण के हिस्से के रूप में जब्त किया जाए तो उन्हें एक रासत दी जानी चाहिए और समझना चाहिए कि किसे अपील करनी है। साइबराबाद सीपी स्टेफन रविंद्र ने अधिकारियों को उपाय करने की सलाह दी ताकि हर कोई स्वच्छता मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। साइबराबाद में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों के साथ एक सामान्य बैठक आयोजित की गई। जयशंकर भूपल्ली जिले के ध्वस्त मंडीगड्ढा बैराज पुल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री विधायक श्रीधर बाबू को पुलिस ने अम्बतपल्ली में रोक दिया। श्रीधर बाबू ने कहा है कि मेडीगड्ढा बैराज की गुणवत्ता को लेकर के सरकार लापरवाह है। उन्होंने कहा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग कौशल से बनाया गया। ऐसे समय में जब टमाटर की कीमतें नियंत्रण में हैं और आम लोगों को चैन की सांसें ले रहे हैं, इसी बीच प्याज उपभोक्ता को रुला रहा है और ये तैयारी कर रहा है। त्योहार सीजन में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही है। कल तक थोड़ा सस्ता रहने वाला प्याज ताजा बाजार में 45 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। नतीजा सब्जियों और जरूरी चीजों के दाम एक बार फिर बढ़ रहे हैं और आम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। एपी में प्याज की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में प्याज की आपूर्ति कर्नाटक के रनूल और बेल्लारी से की जाती है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का कहना है इस बार मानसून के आने से देरी हुई है और उसका असर प्याज के उपदाव पर पड़ रहा है। दूसरी ओर नई आपूर्ति अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे कीमत बढ़ रही है। वहीं विशाखापट्टनम में 1 किलो प्याज की कीमत 50 रुपए है, वहीं रेतु बाजार में 40 रुपए है। इसका कारण ये है कि कर्नाटक में प्याज उपलब्ध नहीं है और व्यापारियों को इसे महाराष्ट्र से खरीदना पड़ रहा है। वहीं नवंबर माह में नया प्याज में उपलब्ध होने की संभावना है। तब तक ऐसा नहीं लगता है कि आम लोगों को प्याज की कीमतों की मार झेलनी पड़ेगी। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आएगी और टीपीसीसी प्रमुख ने केटीआर के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि ये नाटक राव बीजेपी के साथ अपनी प्रशिक्षता के बाद फर्जी अभियानों में शामिल है। तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी देखने के बाद सन्यासी को समझ नहीं आया कि क्या करे। अब उन्होंने करोड़ों रुपए के निवेशन करके फर्जी अभियान शुरू कर दिया है और उनकी सहयोगी भाजपा जो कल तक कर्नाटक की सत्ता में थी वो 40% कमीशन के साथ राज को पूरी तरह से दिलवाना बना दिया है। और ऐसे में सत्ता में आई कांग्रेस ने 100 दिनों के भीतर दी गई गारंटी को लागू कर दिया है और राज को अगले ले जा रही है। फिर से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कांग्रेस तेलंगाना में भी आगे बढ़ रही है, तो अब इतने दिनों से भरी हुई अपनी जेबें खाली कर रही है। चाहे आप कितने भी झूठे प्रचार करें और करोड़ों रुपया बहा दे, तेलंगाना के लोग निश्चित रूप से आपको सबक सिखाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है, तेलंगाना जीतेगा। बीजेपी के 55 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट तैयार है। संभावना है कि पार्टियां सूची जारी हो सकती है। दरअसल यह प्रचारित किया गया था कि प्रत्याशियों की घोषणा शनिवार को ही होगी। हालांकि पार्टी में चर्चा है कि एन वक्त पे सूची जारी करना टाल दिया गया है क्योंकि 2 और 3 पदों बदलाव किया जाना है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल ने टिकट पाने वाले कुछ नेताओं से फोन कर बात की है। उन्होंने बधाई दी। निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने का सुझाव दिया गया है। पहली सूची में महिलाओं और बीसी को जमकर बढ़ावा दिया गया है। वहीं पार्टी में चर्चा है, पहली सूची में कम से कम 10 महिलाओं और करीब 20 बीसी को जगह मिली है। सूची में 3 मौजूदा सांसद बंडी संजय, धर्मपुरी अरविंद, स्वयं बापूराव, मौजूदा विधायक रघुनंदन राव इटेला, राजेंद्र नेता महेश्वरम रेड्डी, राव पद्मा, श्री रामोलू यादव, गुड्डूरू नारायण रेड्डी, संगप्पा, रानी रुद्रम, कृति रेड्डी, सिकनेनी वेंकटेश राव, पायल शंकर, रमेश राठौड़, जितेंद्र रेड्डी, नंदेश्वर गौड़, कुन्ना, श्री शैलम गौड़, आचारी, NVSS प्रभाकर, बोडीगे शोभा, बाबू मोहन, धनपाल, सूर्या नारायण, अन्ना पुरमान, बोगा, शिरवानी और अन्य शामिल हैं। हैदराबाद के निवासी दशहरा उत्सव के लिए अपने अपने गृह नगर रवाना हो रहे हैं। इसके चलते बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पे भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं कॉलेजों में छुट्टियों और छात्र भी अपने गृह नगर जा रहे हैं। दशहरा पर्व के चलते दफ्तर बंद होने से शहरवासी अपने गृह नगर जा रहे हैं। एलबी नगर में विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग आधी रात तक भी यात्रियों से भरा पाया गया है। हालांकि आरटीसी ने विशेष बसों की व्यवस्था की है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने से यातायात बाधित हो गया है। प्राइवेट ट्रैवल्स दशहरा उत्सव के सहायक मनाकर यात्रियों को लूटने का काम में लगा हुआ है। वहीं दशहरा उत्सव के अवसर पर दक्षिण मध्य रेलवे भी विशेष ट्रेन चला रहा है। वर्तमान में चल रही ट्रेनों को कुछ दिन और बढ़ा दिया गया है। इसके चलते सिकंदराबाद, नामपल्ली और काचीगुड़ा स्टेशनों पे भारी ट्रैफिक है। वहीं करीमनगर, आदिलाबाद और खम्मम के रास्ते गुट्टूर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ है। कुछ ट्रेन जनरल बोगियों के साथ चलाई जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर मामलों में नंबर 1 है। उनके खिलाफ 64 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 37 गंभीर आईपीसी धाराएं दर्ज की गई है। वहीं 283 अन्य धाराएं दर्ज की गई। एडीआर ने कहा है कि केटीआर संपत्ति में 9वें कर्ज में 5वें स्थान पे है, आय में 4थे स्थान पर है और सीएम केसीआर आय में 10वें कर्ज से 9वें स्थान पे है। इसमें कहा गया है कि बीआरएस के 59 मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं बीआरएस विधायक मैरी जनार्दन रेड्डी, उपेंद्र रेड्डी और पी शेखर रेड्डी सबसे अधिक संपत्ति के साथ शीर्ष 3 स्थानों पे 118 विधायकों में से 72 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 59 बीआरएस विधायक है और 46 विधायकों पे गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 38 बीआरएस विधायक है और 7 अन्य पे हत्या के मामले हैं। वहीं 93 बीआरएस विधायक करोड़पति है और एडीआर ने रिपोर्ट में कहा है कि एमआईएम के 5 विधायक और कांग्रेस के 4 विधायक करोड़पति हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलासा किया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण नहीं करने में बड़ी रकम देने की उम्मीद जताई है। कुछ साल के निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ ने अहम टिप्पणियां की। स्थानीय स्तर पर आयोजित एक रैली में शामिल होते हुए शरीफ ने ये बातें कही। 1999 में नवाज शरीफ ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण रोकने के लिए $5 अरब की पेशकश की थी। शरीफ ने कहा कि वे मुझे भी $1 अरब देंगे, लेकिन यहाँ खुलासा किया है कि वह किसी भी प्रलोभन में नहीं आए। शरीफ ने दावा किया है कि उनकी जगह जो भी होता है वो अमेरिकी की चालों के आगे झुक जाता है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने एक अहम घोषणा की है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान तेज और मजबूत होने की संभावना है। आईएमडी वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि निम्न दबाव धीरे धीरे चक्रवात में बदल गया है और अब गंभीर चक्रवात में बदल रहा है। कहा जा रहा है कि आज दोपहर ये मजबूत होकर भयंकर तूफान बन जाएगा। इस समय तेज चक्रवात के प्रभाव से तेज हवाएं चल रही है। आईएमडी ने बताया है कि 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। यदि इन हवाओं की गति 89-117 किलोमीटर तक पहुंच जाए तो इसमें भयंकर तूफान माना जाता है। इस बीच आईएमडी का अनुमान है कि इस तूफान का भारत से गुजरात में गंभीर असर पड़ने की संभावना है। ये गणना की गई है कि राज्य में पूर्वी हिस्से के
प्रभावित नहीं कर सकता है क्योंकि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं आईएमडी के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि इसके भीषण तूफान बनने और ओमान के दक्षिण तटों और पड़ोसी यमन पे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये कहना संभव नहीं है कि